हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बिल्कुल फर्स्ट क्लास होंगे, मजे में पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा पिछली सभा में हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था। हम लोगों ने बेटा डिस्कशन किया था सल्फर के एलोट्रॉप्स का, सल्फर के ऑक्साइड्स का। हमने डिस्कस किया था कब पी पाई बॉन्ड बनता है, कब पी पाई डी पाई बॉन्ड बनता है और कितने बनते हैं, राइट। समझ आया था क्या सबको, सब कुछ अच्छे से? ये सब ऊपर से निकल गया? बेटा जो भी आपके डाउट्स हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूं, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते रहिए। हम अगले सेशन में उसको एड्रेस करने की कोशिश करते रहेंगे, राइट। अच्छा मुझे ये बताओ, जो हमारे 3 चेक बॉक्सेस होते हैं हर सेशन के, इस सेशन के अंदर कितने बच्चे उन तीनों चेक बॉक्सेस को फुलफिल करके आए हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कितने बच्चों ने वो तीनों चेक बॉक्सेस अच्छे से फुलफिल करे हैं। क्या थे बाय द वे हमारे चेक बॉक्सेस? हमारे चेक बॉक्सेस थे एनसीईआरटी का रिवीजन, जो हमने पढ़ा है उन नोट्स का रिवीजन, और डीपीपी। डीपीपी को हम टाइम सेट करके कर रहे हैं कि सीधा कर रहे हैं? बेटा डीपीपी को टाइम सेट करके करना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप जब भी नोट्स पूरे पढ़ लेते हो, आप पूरी एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेते हो, सवालों को समय सेट करके सॉल्व कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग कितनी चीजें ग्रैस्प कर पा रहा है, कितने इजीली आप क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अगर अपनी मर्जी से लेजी तरीके से सवाल करते जाओगे ना, तो बेटा वो उतना फ्रूटफुल नहीं निकलेगा अल्टीमेटली। ठीक बात है। चलिए, अगर तीनों चेक बॉक्सेस सब बच्चे मैं मान के चल रहा हूं कि आप सब बहुत सिंसियर बच्चे हैं, सर ये तो आपका वहम है। चलो वहम वहम कोई बात नहीं, मैं खुशी अपनी खुशी के लिए मान के चलता हूं कि तीनों चेक बॉक्सेस अगर आप लोग टिक करके आए हैं तो हम अगले सेशन की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले सेशन में कहा था, ये जो सेशन है ना, जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। मैं ये बोलना चाहूंगा कि बच्चों की जो व्यथा होती है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने बच्चों के साथ में डील किया है, बच्चे को पी ब्लॉक में जिस पार्ट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या इस पार्ट को हम कई बार बॉन्डिंग का हिस्सा भी मान लेते हैं, पर बॉन्डिंग में रिडॉक्स के एप्लीकेशन उतने अच्छे से नहीं पता होते, तो मैं इसको पी ब्लॉक में डील करवाता हूँ। ये जो हिस्सा भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं ना, बच्चे को ये सबसे ज्यादा गलती करने वाला पोर्शन लगता है, या फिर मैं ये कहूं बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पोर्शन ये लगता है। तो आज के लेक्चर में हमें बड़े ध्यान से चीजों को समझना है, ठीक है। बहुत प्यार प्यार से हम बातें करेंगे, बहुत आराम आराम से चीजों को समझेंगे। कुछ ट्रिक्स मैं आपको देने वाला हूँ चीजों को समझने के लिए, उन ट्रिक्स को सही तरीके से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। और फिर इसके क्वेश्चंस लगा के देखें। एक दो चीजें मैं बताऊंगा, आगे आप खुद ही करना सीख जाओगे, बहुत आसान है, ठीक है। तो मजा आने वाला है, बहुत सारी बातें आज हम नई नई सीखने वाले हैं, और ग्रुप 16 को श्रद्धांजलि देने वाले हैं, ठीक है। बहुत साथ निभा लिया ग्रुप 16 ने हमारा। अब आज इसके साथ में टाटा बाय बाय करके हम अगले लेक्चर में मूव कर जाएंगे ग्रुप नंबर 17 पे, ठीक है। 17 और 18 दो ग्रुप्स हमारे बचे हैं। तो ग्रुप 15 से हमने हमारा सफर शुरू किया था, ग्रुप 16 हम आज कवर करने वाले हैं। बेटा पूरा पी ब्लॉक जितना अभी तक पढ़ा है, प्लीज उसको ध्यान से रिवाइज करते रहिए, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, एनसीईआरटी को गो थ्रू कीजिए, वीडियो को बार बार सुनिए, ध्यान से एक बार बातों को ग्रैस्प करने की कोशिश कीजिए, ज्यादा पकड़ जब ही आएगी टॉप। और प्रैक्टिस रेगुलर करते रहिए, ठीक है। चलो बहुत सारा ज्ञान हो गया सेशन की शुरुआत में, हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। तो बेटा आज का गोल क्या है? आज के हमारे गोल बड़े क्लियर हैं, हमें पिछले सेशन से ही पता था। इनफैक्ट हमारे आज के गोल, हम सबसे पहले ऑक्सी एसिड्स की बात करने वाले हैं। हम ऑक्सी एसिड्स की बात करने वाले हैं, किनके? सल्फर के ऑक्सी एसिड्स के। और बाद में हम क्या करने वाले हैं, हम इनके स्ट्रक्चर समझने वाले हैं, ठीक है। और हम क्या करने वाले हैं, मैंने आपको कहा था अगर ये समझ आ जाएगा तो इसी का एक सब पार्ट है कि हम एक ऑक्सी एसिड होता है H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड। एक ऑक्सी एसिड होता है H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। वो हम आपको दे देंगे, इसके बारे में हम डिटेल में बातचीत कर लेंगे, क्लियर है। जब H2SO4 की बात हो जाएगी तो बस ग्रुप 16 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, दी एंड। आपका जो ग्रुप 16 है वो क्या हो जाएगा, दी एंड हो जाएगा। क्लियर है बेटा, समझ में आ गई बात? चलो आगे बात कर लेते हैं। जब आपके पास में ये गोल है आपका, तो स्टार्टिंग करते हैं आज के सेशन की ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर से। हम स्टार्ट कैसे करते हैं अपना सेशन, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर से। क्या डिस्कस करना है हमें यहाँ पे? बेटा ध्यान से देखो, आप डिस्कस करने जा रहे हो ऑक्सी एसिड्स। आपने नाइट्रोजन के केस में बात करी थी HNO3 HNO, आपने फास्फोरस के केस में बात करी थी H3PO4 H3PO3 H3PO2, पायरो मेटा, हर तरीके का हमने ट्रिक सीखी थी कैसे किस किस एसिड को बोलते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ बात कर रहे हैं सल्फर की।
जो सल्फर है वो काफी ऑक्सी एसिड्स बनाता है, जैसे H2SO3, H2S2O4, H2S2O5, H2SO4, H2S2O7, H2S2O8 और भी बहुत सारे। ठीक है, बहुत सारे ऑक्सी एसिड्स बनाता है। कुछ स्टेबल होते हैं रूम टेम्परेचर पे, कुछ अनस्टेबल होते हैं, इसलिए उनको आइसोलेट नहीं किया जाता। उन्हें आप कहाँ पढ़ते हो? एक्वस सॉल्यूशन में पढ़ते हो या फिर उनके सॉल्ट्स की फॉर्म में पढ़ते हो। ठीक है, बट हाँ ऑक्सी एसिड्स पता होने चाहिए। ठीक है भाई, ऑक्सी एसिड्स पता कर लेंगे। बात आती है ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर्स कैसे बनाए, कौन सा ऑक्सी एसिड कैसा होगा, कैसे पता करें? बेटा इसका जुगाड़ हम निकालने वाले हैं। पर सबसे पहले ना बात समझो, आपके पास ना क्या होता है, एक तो होता है ऑक्सी बॉन्ड, जहां आप ऑक्सीजन को कनेक्ट कर देते हो एलिमेंट से। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सी बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, एक होता है हमारे पास पर ऑक्सी बॉन्ड, जहां पे दो ऑक्सीजन इस तरीके से कनेक्टेड होती है। ठीक है, दिस इज योर पर ऑक्सी बॉन्ड। तो ये ध्यान से समझें, दो तरीके के बॉन्ड्स की हम बात कर रहे थे, ऑक्सी बॉन्ड और पर ऑक्सी बॉन्ड, इनके बारे में चर्चा करनी है। और एक होता है जब कोई ऑक्सीजन लगता ही नहीं है, हमारे पास क्या होता है? एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड होता है। एम अगर मैं कोई एलिमेंट मान लूं तो इसे हमने क्या कह दिया? ये कैसा है? एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड। ये तीन तरीके की चीजें आपको किसी भी स्ट्रक्चर में दिखाई देती हैं। या तो आपको दिखाई देगा एक दो एलिमेंट्स जो हैं वो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, या आपको दिखाई देगा दो एलिमेंट्स जो हैं वो दो ऑक्सीजन के थ्रू कनेक्टेड है, परऑक्सी बॉन्ड, या डायरेक्टली कनेक्टेड है, जिसको आप कहते हो एलिमेंट एलिमेंट बॉन्ड। ठीक है, अब किसी भी फॉर्मूले को देख के कैसे पता लगा लें कि उसमें ऐसा बॉन्ड होगा, ऐसा बॉन्ड होगा या ऐसा बॉन्ड होगा, उसके लिए हमें समझनी पड़ेगी कुछ बातें। ठीक है, क्या बातें हैं? ध्यान से समझो। बेटा जी मैं आपको समझाना चाहता हूं, आप ना हमेशा हर चीज में ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो जब से पी ब्लॉक शुरू किया है, राइट? अगर आप शुरुआत से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो तो बेटा मैं दो बातें लिखता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना, समझ आई क्या हमें? एक मैं बोल रहा हूं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट, एक मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन। भाई कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? जो आप फॉर्मूले से निकालते हो कि जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको एक्स मान लोगे, बाकी सबकी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट पुट कर दोगे, इक्वल टू जीरो कर दो, अगर न्यूट्रल है तो, या चार्ज लगा दो जो चार्ज है, और आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर देते हो। दैट इज योर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन। अच्छा, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? बेटा उस ग्रुप की जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप उसमें से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहा हूं तो ऑक्सीजन फैमिली का जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP4। तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? +6। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो सकती है? +6 हो सकती है। ठीक है, चलिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल गई, कैलकुलेटेड हम निकाल लेते हैं। सर ये आप ही क्यों कर रहे हो ये दो बातें? बेटा इसी का तो खेल है, ध्यान से देखो। तीन खेत बना लिए मैंने। मैं कह रहा हूं कि जब आप कैलकुलेट करते हो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में तीन तरीके से रिलेटेड हो सकती है। एक तरीका आप ये कह सकते हो, जो आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है और जो आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, ये दोनों क्या आ जाए आपकी? कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो? ज्यादा हो। ठीक है, अच्छा, एक केस ये भी पॉसिबल है कि जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर हो। ठीक है, एक केस ये भी पॉसिबल है कि जो कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो? कम हो। राइट, मेरे पास तीन पॉसिबिलिटीज हैं। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट या तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा हो सकती है, या बराबर हो सकती है, या क्या हो सकती है? कम हो सकती है। अच्छा जी, अगर ऐसा है तो फिर ध्यान से देखना, मुझे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो इस ग्रुप की पता चल गई है। अगर मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहा हूं तो उस केस में आई नो दिस वेरी वेल कि हियर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी +6। कैलकुलेटेड हम देखते रहेंगे। तो इससे करना क्या है? पर ये जो मैंने बात आपको बताई है, तो बेटा इसी से ट्रिक है आपकी कि अगर आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट किसी कंपाउंड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या आ जाती है? ज्यादा आ जाती है, तो आप बोल देते हो कि इस केस के अंदर आपका कैसा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है? परऑक्सी बॉन्ड एग्जिस्ट। यहां आपका कैसा बॉन्ड बनता है?
परऑक्सी बॉन्ड मतलब एलिमेंट, बीच में 2 ऑक्सीजन और फिर आपका एलिमेंट। ठीक है, जनरली कैसे एग्जिस्ट करता है? परऑक्सी बॉन्ड। अच्छा जी, अब अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ जाती है, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ जाती है, तो इन दैट केस आपका एग्जिस्ट करता है ऑक्सी बॉन्ड। आपका क्या एग्जिस्ट करता है? ऑक्सी बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। मतलब ये कैसा होता है दिखने में? ये होता है दिखने में ऐसा। ठीक है, अच्छा जी, अगर हम बात करते हैं कि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से कम आ जाती है, तो उस केस में आपका क्या एग्जिस्ट करता है? उस केस में बेटा आपका एग्जिस्ट करता है एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज। उस केस में आपका क्या एग्जिस्ट करता है? एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज। और एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो? इसको आप रिप्रेजेंट करते हो इस तरीके से। क्लियर है? अब यार देखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, वो केमिस्ट्री ही क्या जिसमें अपवाद ना हो, वो केमिस्ट्री ही क्या जिसमें एक्सेप्शंस ना हो। तो एक्सेप्शन होते हैं, बट स्टिल कोई भी ट्रिक बताई जाती है तो ये मान के बताई जाती है कि 95% केसेस में आपकी लागू हो जाएगी। कुछ जगहों पे एक्सेप्शन आएंगे, 1-2 मैं बता दूंगा, बाकी प्रैक्टिस से पता चलेगा, पर आपका मैक्सिमम काम इनसे चल जाएगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। मैंने बोला यदि मेरी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ गई, तो आपका क्या बन जाएगा? परऑक्सी बॉन्ड बन जाएगा। अगर बराबर आ गई दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सी बन जाएगा, और अगर कम आ गई तो एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज आ जाएगा। चलो ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया टाइप ऑफ बॉन्ड पहचानने का। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर सपोज करते हैं कि अगर मेरे पास में परऑक्सी बॉन्ड वाला केस मुझे पता चल गया कि परऑक्सी बॉन्ड आने वाला है, तो मुझे कैसे समझ आएगा कि कितने परऑक्सी बॉन्ड जाएंगे? वैलिड क्वेश्चन है, लेजिट सवाल है। अगर मुझे ये पता चल जाता है कि इस स्ट्रक्चर में परऑक्सी बॉन्ड आने वाला है, पर मुझे ये कैसे समझ आएगा कि कितने परऑक्सी बॉन्ड आने वाले हैं? आपके फॉर्मूले तो H2H2O7 H2H2O8 इस तरीके के हैं, 8-8 ऑक्सीजन जुड़ी हुई हैं। मुझे कैसे पता कि एक ही मेरे को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना है? राइट? अच्छा जी, ठीक बात है। और क्या सवाल आ सकता है? एक सवाल ये आ सकता है कि सर सपोज करो आपने ऑक्सी बॉन्ड लगाने का कह तो दिया, पर मुझे तो P4O6 P4O10 S3O9 जो मैंने अब तक पढ़े हैं वो याद आ रहे हैं, वो तो साइक्लिक थे। और बहुत सारे मैंने जब पायरोफॉस्फोरिक एसिड और उस तरीके की बात करी थी, तो वहां पे लीनियर भी आ रहे थे एलिमेंट्स, जो स्ट्रक्चर्स थे कंपाउंड के। तो मुझे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रक्चर लीनियर होगा और कौन सा स्ट्रक्चर साइक्लिक होगा? तो बेटा इसका भी जुगाड़ आपको बताएंगे। तो ये जो तमाम क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें 2 क्वेरीज अभी तक आई हैं, बाकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको आती जाएगी। 2 सवाल मैंने आपके दिमाग में डाल दिए। पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ टू काउंट नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड्स। कैसे पता चलेगा कि कितने परऑक्सी बॉन्ड्स हैं? ठीक है, एक और क्वेश्चन जो अभी हमारे दिमाग में आया था वो क्या था? हाउ टू चेक वेदर हाउ टू चेक वेदर structure is how to check whether structure is linear और साइक्लिक। कैसे चेक करें कि स्ट्रक्चर लीनियर है या फिर साइक्लिक है? ठीक है, चलो करते हैं दोनों बातें एक एक करके। बेटा नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड्स काउंट करने के लिए ना ट्रिक पे एक और ट्रिक है। नंबर ऑफ परऑक्सी बॉन्ड्स या परऑक्सी लिंकेजेस अगर काउंट करनी हो तो इसका सीधा सा तरीका होता है कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मॉड, मतलब ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, डिवाइडेड बाय 1 और 2। मतलब इस ऑक्सीडेशन स्टेट के डिफरेंस का मॉड। ठीक है, आप मान के चल रहे हो ना कि कैलकुलेटेड आपका मैक्सिमम से ज्यादा होगा तभी तो परऑक्सी बॉन्ड बनेंगे, मतलब दिस डिफरेंस शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव, अदरवाइज यू विल हैव टू टेक इट ऑलवेज पॉजिटिव। अब इसको डिवाइड करोगे या तो 1 से या तो 2। सर ये क्या बात हुई? हमें कैसे पता चलेगा 1 कब और 2 कब? तो सुनो बात ध्यान से। यदि आपके नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, या नंबर ऑफ सेंट्रल एटम क्या लिख रहा हूं मैं इसको लिख देता हूं। यदि आपका सेंट्रल एटम
दो या दो से ज्यादा है तो आप उस केस में क्या करो, आप डिवाइड कर दो 1 से। अगर आपका सेंट्रल एटम दो या दो से ज्यादा है तो आप डिवाइड कर दीजिए 1 से। यदि आपका सेंट्रल एटम 1 है तो आप किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से। ठीक है, यदि आपका सेंट्रल एटम दो से एक है तो आप किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर। क्लियर है? चलो, ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गई, कब 1 लाना है और कब 2 लाना है। परऑक्सी पहचानना कैसे है, अप्लाई करेंगे अभी इसको। अब हाउ टू चेक वेदर स्ट्रक्चर इज लीनियर और साइक्लिक। तो बेटा इसका जवाब ये है कि इफ देयर इज सम लोएस्ट कॉमन फैक्टर प्रेजेंट, यदि आपका कहीं लोएस्ट कॉमन फैक्टर प्रेजेंट है, यदि एलसीएम प्रेजेंट है तो वो स्ट्रक्चर आपका कैसा होगा, साइक्लिक। अदरवाइज लीनियर। ठीक है, मैंने कहा था वो केमिस्ट्री ही क्या जिसमें एक्सेप्शन ना हो, तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो हम बड़ा विजिबली देखेंगे, P4O6। बाकी एज सच कोई एक्सेप्शन ज्यादा नोट नहीं किया गया है, प्रैक्टिस के साथ देख लेंगे। ठीक है, ये है जो इस चीज को फॉलो नहीं कर पाता, बाकी फॉलो करते हैं। इसमें देखो एलसीएम है, 2 कॉमन है, P2O3 बन सकता है ना, अलग से निकाला जा सकता है 2 कॉमन। तो अगर 2 कॉमन आ गया तो यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। ठीक बात है, स्ट्रक्चर साइक्लिक भी हो जाएगा। स्ट्रक्चर साइक्लिक का एक्सेप्शन नहीं है, बात है P4O6 में एक्सेप्शन आएगा टाइप ऑफ बॉन्ड का। कैसा आएगा, टाइप ऑफ बॉन्ड का एक्सेप्शन, समझेंगे जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, हमें लगेगा कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए पर निकलेगा कैसा स्ट्रक्चर। ठीक है, चलो इस पे बात कर लेंगे। इसको मैं रेड बॉक्स में डाल के छोड़ रहा हूं, आप लोग इस कंफ्यूजन में मत आइएगा कि क्या बता दिया सर ने, बट इस पे डिटेल में चर्चा होगी। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। जब ये बातें हमें क्लियर हो गई, ठीक है साहब, हम परऑक्सी बॉन्ड्स भी पहचान लेंगे, हम ये भी चेक कर लेंगे कि स्ट्रक्चर लीनियर है कि साइक्लिक है, और जो आसान आसान स्ट्रक्चर होते हैं ना बेसिक वाले, वो हम ऐसे ही पता कर लेंगे, उसमें हमें कोई कंफ्यूजन लेने की जरूरत ही नहीं। चलो आगे बात करें। चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपसे बात करी, मैंने कहा H2SO5। ठीक है, मैंने आपसे कहा H2S2O7। ठीक है, मैंने आपसे कहा H2S2। ठीक है जी, ये 3 मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, हम एक एक करके चेक करते हैं इसमें क्या करें। ठीक, हेल्प लेके फिर हम आगे बात करेंगे। चलो, H2SO5 सबसे पहला काम क्या होता है, कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, क्योंकि मैक्सिमम तो आपको पता ही है 6 होती है। कैलकुलेटेड सल्फर पे कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन पे 2, सल्फर पे x, ऑक्सीजन है 5 और हर किसी पे कितना है -2। ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, 0, क्योंकि कंपाउंड कैसा है, न्यूट्रल। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को, एक बार भी अगर दिमाग हटेगा तो गलतियां हो जाएंगी। अच्छा, 2 + x - 10 = 0, तो x - 8 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +8 के बराबर आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +8 के बराबर आ जाएगी। बोलो मानते हो ये वाली बात? अच्छा, अगर x की वैल्यू 8 आ गई और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी हो सकती है 6। तो मैं ये बोलूं ये कैसी कैटेगरी हो गई, ये वो कैटेगरी हो गई जहां कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या हो गई है, ज्यादा। सही बात है, अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा हो गई है तो मुझे ये समझ में आता है कि यहाँ पे कैसा बॉन्ड होने वाला है, परऑक्सी बॉन्ड होने वाला है। बट सवाल यहाँ खत्म नहीं होता, सवाल यहाँ खत्म नहीं होता है, सवाल अब आगे जाएगा कि कितने परऑक्सी बॉन्ड्स होंगे। बेटा ध्यान से सुनो, अभी H2SO7 बनाना तो है ही, मुझे पता तो है ही, तो मैं अभी पहले H2SO5 का केस पूरा कवर करना चाहता हूँ, फिर मैं इन दोनों केसेस को उठा, हम इन सवालों को लिख के रख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, खेत को वापस हटा रहे हैं। हमने बोला ये H2SO7 भी डिस्कस कर लेंगे
और हम H2S2O8 भी डिस्कस कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए H2S2O5 डिस्कस करना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो ओके। Calculated oxidation state is greater than maximum oxidation state. That becomes the case of a peroxy bond. Now the question lies, how many peroxy bonds? उसका हमने क्या सीखा था? हमने कहा था कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय 1 और 2। अगर सेंट्रल एटम एक है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, अगर सेंट्रल एटम 2 या 2 से ज्यादा है तो 1 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो हाउ मेनी के लिए हमने क्या बोला कि अगर मैं उसको नंबर ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड्स को n से रिप्रेजेंट करता हूं तो कैलकुलेटेड स्टेट माइनस मैक्सिमम स्टेट डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेंट्रल एटम हमारा सिर्फ कितना है? एक है, राइट? ठीक है जी। तो नंबर ऑफ पेरोक्सी बॉन्ड्स कितने आ गए? 1। 8 माइनस 6 इज 2, 2/2 इज 1। मतलब आपको ये समझ में आ गया कि इस मॉलिक्यूल में पेरोक्सी बॉन्ड होगा, और वो भी कितने पेरोक्सी बॉन्ड्स होंगे? एक पेरोक्सी बॉन्ड। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर कैसे बना। बेटा ध्यान से, जितने H दिखते हैं ना उतने OH के पेयर बना दो पहले। यहाँ पे वो pH बॉन्ड वाला हिसाब किताब नहीं होता है जो फॉस्फोरिक्स के एसिड में हुआ करता था। जितने H दिखते हैं उतने OH के पेयर बना दो, बचे हुए जो O है उनको एडजस्ट कर दो, समझ आ जाएगी बातचीत। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ देखूं तो अगर मैं OH के पेयर बनाऊं तो 2 हाइड्रोजन के साथ 2 ऑक्सीजन तो लग जाएंगे, बचे कितने? 3 ऑक्सीजन, राइट? उन 3 में से 2 मेरे परऑक्सी में काम आ जाएंगे। अब जो एक ऑक्सीजन बचा तो वो तो पता ही है, ऑक्सीजन बाय डिफॉल्ट तो हमेशा कैसी टेंडेंसी रखता है? डबल बॉन्ड बनाने की। वो क्या बना देगा आपका? डबल बॉन्ड बना देगा। समझ में आई बात? अच्छा, अगर ये समझ में आ गई ये सारी बातें तो फिर देखो यार, बड़े स्मार्ट हो तुम। H2SO5 बनाना चाहता हूं मैं, तो ये सल्फर ले लिया मैंने, क्लियर है? अब मैंने क्या किया? मैंने बोला कि यहाँ पे एक परऑक्सी बॉन्ड होगा, राइट? परऑक्सी बॉन्ड होगा। अब मैंने क्या किया? मैंने बोला कि अब मेरे पास में OH के पेयर लगाने हैं, तो एक OH लगा दिया मैंने यहाँ पे, एक क्या लगा दिया मैंने? OH यहाँ लगा दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे लगाना है 1 2 3 4 ऑक्सीजन लग गए, तो ये मेरा क्या लग गया? डबल बॉन्ड O लग गया। ठीक है, तो ये मेरे पास में क्या बन गया मेरा? ये मेरे पास में बन गया मेरा H2SO5। बोलो समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत है? कोई कंफ्यूजन है? कोई प्रॉब्लम है? ध्यान से देखना, एक कंफ्यूजन हो गया है। अगर आप ऐसा बनाते हो तो ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही गलत। ठीक है, रीजन ध्यान से देखिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो सल्फर है, सल्फर ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, बट सल्फर तो हमेशा अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करने की कोशिश करता है यार। सल्फर 4 में खुश नहीं रहता है। आप यहाँ पे क्या करोगे? आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर आप ऐसा बनाते हैं तो गड़बड़ है। आपको क्या करना होगा? आप ध्यान से देखिए, सल्फ्यूरिक एसिड सबको बनाना आता है छोटी क्लासेस से। ये सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ते थे हम, H2SO4। बोलो हाँ या ना, राइट? अब आपने क्या किया? मैंने कहा था जितने H हैं उतने OH के पेयर बन जाएंगे, बीच में आपका परऑक्सी लग जाएगा और बाकी डबल बॉन्ड O लग जाएंगे। पर बेटा मैंने ये कब कहा था कि OH का पेयर परऑक्सी से हटके होगा? मैंने ये कब कहा था कि OH का पेयर परऑक्सी से क्या होगा? हटके होगा। तो ध्यान से देखो, आपका ये सल्फ्यूरिक एसिड हुआ करता था ना, H2SO4। अगर H2SO4 हुआ करता था तो आप क्या कहते थे यहाँ पे? H2SO4। आप बोलते थे कि ठीक है, यहाँ पे परऑक्सी बॉन्ड हमने पढ़ा नहीं है तो हम बचपन से जानते हैं, तो 2 H के साथ 2 O कंबाइन हो जाएंगे, बच्चे हुए O हमेशा डबल बॉन्ड में लग जाएंगे। वही काम यहाँ भी होगा। यहाँ कैसे होगा? ध्यान से देखें, यहाँ पे आपको क्या करना होगा? आपके पास में जो सल्फर है, थोड़ी जगह और बना लेता हूं, जो आपके पास में सल्फर है, ठीक है, वो आपका क्या कर रहा है? उसने एक OH का पेयर यहां लगा दिया। आपको पता है एक OH का पेयर और लगने वाला है क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, बट सल्फर ऑलरेडी एक परऑक्सी बॉन्ड भी तो बनाने वाला है। ठीक है, और बचे हुए जो आपके ऑक्सीजन है वो आपके कैसे लग गए? ऐसे लग गए। ये आपका क्या बन गया? H2SO5। या फिर इसको ऐसे बच्चे याद रखते हैं कि H2SO4 में एक ऑक्सीजन और बढ़ा दिया, एक और ऑक्सीजन यहां लगाने की तो जगह थी नहीं, तो बीच में घुसा दिया हमने। ये हमने क्या कह दिया? ये हमारा कैसा है? परऑक्सी। तो 2 H थे तो 2 OH के पेयर हो गए, बीच में आपका परऑक्सी बॉन्ड आ गया और ऊपर नीचे आपका डबल बॉन्ड हो लगा। कोई कंफ्यूजन? ये गलती मत करना, ये सही है, ध्यान रखना हमेशा। सल्फर अपनी कोवेलेंसी एक्सपैंड करने की कोशिश करेगा ही करेगा हमेशा। ठीक है जी,
क्लियर है यहां तक? क्या ये समझ में आया? सर यहां तक तो सब समझ आ गया था, ये भी पल्ले पड़ ही गया था, बट इसमें ज्यादा फील नहीं आई। तो बेटा अगर फील नहीं आई है तो और प्रैक्टिस के साथ आएगी। आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है जितने एच है उतने ओ एच के पेयर बनेंगे, सल्फर अपनी कोवेलेंसी एक्सीड करने की कोशिश करेगा, और बस जो आपके पेयर्स के अलावा वो बच जाएंगे वो डबल बॉन्ड की फॉर्म में लग जाएंगे। ठीक, तो मैंने आपको H2SO4 भी पढ़ा दिया, मैंने आपको H2SO5 भी पढ़ा दिया। H2SO5 जो होता है ना, इसको हम कहते हैं बेटा परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं? परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर कॉमर्शियली मार्केट में इसको ये भी कहा जाता है कैरोज एसिड। सवाल आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, कैरोज एसिड में सल्फर पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? तो बेटा अब यहाँ पे देखो, आपने फॉर्मूले से निकाला +8, पर सल्फर तो मैक्सिमम ही कितनी रख सकता था? +6, मतलब ये तो सही नहीं है। तो जब कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आने लग जाए तो ये समझ जाओ कि वहां पे काम कौन निकालेगा? हमारा स्ट्रक्चर। अगर स्ट्रक्चर से काम निकलेगा तो मैं आपको याद दिलाता हूँ, रिडॉक्स में पढ़ाते थे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। जो भी बॉन्ड है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनको आधा आधा बांट दो, माइनस के साथ कहां चला जाएगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास, और प्लस के साथ कहा जाएगा? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास। जैसे कि अगर आप यहां पे बात करें, एस और ओ एक सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, बटेंगे कितने? एक एक, पर चार्जेस के साथ। ओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पे आएगा -1, सल्फर पे कितना आएगा? +1। सिमिलरली इस साइड से भी इधर आएगा -1, सल्फर पे आएगा +1। सही बात है? अच्छा, अब ये डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। डबल बॉन्ड में है 4 इलेक्ट्रॉन, टूटेंगे कैसे? 2 इलेक्ट्रॉन, पर ओ पे कैसा आएगा? -2, और सल्फर पे कैसा आएगा? +2। सेम तरीके से ऊपर से ओ पे कैसा आएगा? -2, और सल्फर पे कैसा आएगा? +2। बेटा इस सल्फर पे ओवरऑल कितना चार्ज आ गया? 2 और 2 4, और एक 5 और एक 6। इस सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +6। ठीक है, तो भले ही परऑक्सी बॉन्ड आ जाए, H2SO4 में भी सल्फर पे कितनी स्टेट होती है? +6। निकाल के देखना स्ट्रक्चर वाले तरीके से, ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट चेंज, बट हाँ परऑक्सी बॉन्ड इज देयर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अगले एग्जाम्पल पे चले। चलो एक एग्जाम्पल अगला करते हैं, जो अभी हमने 2 मार्क कर रखे थे। तो बेटा H2S2O7 करेंगे, पर उससे पहले H2S2O8 कर लेते हैं। रीजन है उसका मैं क्यों। जल्दी से वीडियो को यहीं पे पॉज करें और चेक करें यहाँ पे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या रिलेशन है। फिर मुझे बताएं यहाँ कैसा बॉन्ड बनेगा, और अगर यहाँ परऑक्सी बॉन्ड बनेगा तो कितना बनेगा। ये सारी बातें मुझे आपसे जाननी है। ठीक है, वीडियो को पॉज करें, अभी कैलकुलेट करके बताएं। ठीक, चलो। तो बेटा आप लोगों ने चेक किया होगा, कैलकुलेशन करी होगी वीडियो पॉज करके। आओ मैच करते हैं। बेटा सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा? यहाँ पे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा। अगर मैं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो हाइड्रोजन पे 2, सल्फर पे 1 पे x, तो 2 पे 2x मान लेते हैं। ऑक्सीजन 8 है और हर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2। ओवरऑल 0। ओवरऑल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो क्या बनेगा? 2x -14 इज इक्वल टू 0। तो 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 14 के। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 7 के। बेटा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती थी? 6 +6, और ये कैलकुलेटेड कितनी आई है? +7। यानी कि ये भी क्या कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का केस है क्या? बिल्कुल। अगर ये भी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का केस निकला, तो क्या यहां पे भी मेरा क्या एग्जिस्ट करेगा? परऑक्सी बॉन्ड। अगर यहां भी परऑक्सी बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा तो अब संभलिएगा, मुझे चेक करना है कितने परऑक्सी बॉन्ड्स होंगे। मुझे क्या चेक करना है? कितने परऑक्सी बॉन्ड्स होंगे। कैसे निकाला करते थे हम? कैलकुलेटेड और मैक्सिमम का पॉजिटिव डिफरेंस लेते थे और उसको डिवाइड करते थे ईदर 1 और 2 से। 1 से कब डिवाइड करते थे? जब सेंट्रल एटम 2 या 2 से ज्यादा हो, और 2 से कब जब डिवाइड करते थे? जब सेंट्रल एटम 1 हो। यहां सेंट्रल एटम कितना है? 2, यानी कि इस बार किससे डिवाइड करेंगे? इस बार किससे डिवाइड करेंगे? 1 से। यानी कि कैलकुलेटेड माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट का, कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम का अंतर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 7 - 6 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई? 1। यानी कि इस वाले कंपाउंड में भी बेटा कितने परऑक्सी लिंकेजेस होने वाले हैं? 1। कोई दिक्कत?
कोई समस्या? ठीक है भाई, अगर कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी यहां तक नहीं है, तो फिर अब आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना के ट्राई करोगे क्या, कैसा बनेगा? आप लोग इसका स्ट्रक्चर बना के ट्राई करोगे क्या, कैसा बनेगा? जल्दी से ट्राई करो, यहीं पे ही हूं मैं, जल्दी से ट्राई करो, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, फटाफट बनाओ, फिर हम आगे बात करते हैं। जल्दी से ट्राई करके देखो कैसा बनेगा। जल्दी से चेक करके बताओ भाई कैसा बनेगा, आया कि नहीं आया? हाँ जी, ट्राई करा क्या? बेटा अगर आप लोगों ने ट्राई करके देखा होगा तो आप लोगों को क्या समझ में आया होगा? दो सल्फर है यहाँ पे और बीच में है परऑक्सी बॉन्ड, मतलब यहाँ पे किस तरीके का केस है मेरा, ये MOO M टाइप का केस हो कि दो सेंट्रल एटम है तो ऐसी परऑक्सी लिंकेज लगने वाली है, राइट? ठीक है जी, ऐसा होने वाला है। तो एक रॉ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर्मूला है H2S2, दो सल्फर होंगी और उनके बीच में एक परऑक्सी लिंकेज होगी, इतनी बात मुझे अभी तक समझ आ गई है। ठीक है, दो सल्फर होंगे और उनके बीच में एक परऑक्सी लिंकेज होगा, इतनी बात मुझे अभी तक समझ आ गई है। अब सल्फर हमेशा अपनी वैलेंसी क्या करने की कोशिश करता है, एक्सपैंड। और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, दो। अगर हाइड्रोजन है यहाँ दो तो यहाँ भी एक OH लग जाएगा और यहाँ भी मान लो एक OH लग जाएगा, राइट? इस बार परऑक्सी वाला OH में शामिल नहीं है क्योंकि बीच में सल्फर आ गया H2SO5 में जो हो रहा था, राइट? अच्छा जी, अब कितने ऑक्सीजन फिट कर दिए मैंने, 4 फिट कर दिए, और कितने बचे हैं, 4 और बचे हैं क्योंकि H2S2O8 है फॉर्मूला, तो अगले 4 ऑक्सीजन फिट करना तो बहुत मुश्किल काम है ना मेरे लिए। बेटा हमने बात करी थी जितने बचेंगे वो सल्फर पे कैसे जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड लगा के, क्योंकि सल्फर तो चाहता ही है अपना ऑक्टेट एक्सपैंड करना। सही बात है, ओके। देखना ध्यान से, क्या बातों ही बातों में स्ट्रक्चर बन गया क्या? मैंने क्या स्टेप फॉलो करे, सबसे पहले जिस तरीके का बॉन्ड था उसको सेट किया, फिर मैंने कहा कि जितने एच है उनको सेट करो, फिर मैंने कहा जो ओ बचे हैं उनको डबल बॉन्ड से लगा दो, आ गया आपका काम। क्या ये वाला बनाना आसान था? फील आई कि नहीं आई, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, इसको आप कहते हो H2S2O8, इसको बेटा कॉमर्शियली कहा जाता है मार्शल्स एसिड। कॉमर्शियली क्या बोला जाता है, मार्शल्स एसिड। ठीक है, फिर से क्वेश्चन वही आता है, सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो। उस वाले केस में मैंने बताई थी H2SO5 में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट में आप पे छोड़ रहा हूँ, आप लोग निकालेंगे। क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? परऑक्सी वाले सवाल कर पाएंगे अब? चलो हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एक और एग्जाम्पल हमने क्या लिया हुआ था बेटा, हमने लिया हुआ था H2S2O7। जिन बच्चों ने मोल कॉन्सेप्ट उन्हें याद होगा, इसको हम ओलियम भी कहा करते थे। इनफैक्ट हमने पिछली क्लास में भी देखा था SO3 H2SO4 से रिएक्ट करके H2S2O7 बना रहा था। मैंने कहा था कि अगले लेक्चर में इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा जब मैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करूं। तो वही वाली बात है, H2S2O7 इसको हम क्या कहते हैं, ओलियम, राइट? इसको हम क्या कहते हैं, ओलियम। अच्छा जी, स्ट्रक्चर बनाना है, काम क्या है, अब तो स्टेप सबको याद हो गए होंगे, ट्राई करके देखना चाहिए, ट्राई करके देख लेते हैं। कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, मैक्सिमम हमें पता ही है, मैक्सिमम तो कितनी है, +6। कैलकुलेटेड निकालना जरा, हाइड्रोजन के दो, सल्फर के 2 हैं, एक को x मानेंगे तो 2 को 2x, ऑक्सीजन 7 है और हर किसी को कितना मानेंगे, -2, ओवरऑल क्या हो जाएगा, 0। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 2x, 2 - 14 कितना हो गया, 12, और ये किसके बराबर, 0 के बराबर। बेटा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। x की वैल्यू क्या आ गई, 6। ध्यान से देखना, क्या ये वो वाला केस है क्या? हाँ हाँ सर, ये वही है। कौन सा है, जहां कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी किसके बराबर आया करती थी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। जहां कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी किसके बराबर आती थी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आती, राइट? अगर कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम के बराबर आती थी तो आप इसको क्या बोलते थे, आप बोलते थे यहाँ कैसा बॉन्ड होने वाला है, ऑक्सी बॉन्ड। और क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो यहाँ दिखने में वो बॉन्ड कैसा होगा,
ऐसा होगा, राइट? अब हमने एक बात डिसाइड की थी कि हम देखेंगे हमारा स्ट्रक्चर लीनियर होगा कि साइक्लिक होगा। तो लीनियर जब हुआ करता था जब एलसीएम नहीं निकलता था, साइक्लिक जब हुआ करता था जब एलसीएम निकल जाता था। बेटा 2 2 7 क्या एलसीएम आ सकता है? कोई कॉमन फैक्टर निकल सकता है? नहीं निकल सकता। कॉमन फैक्टर नहीं निकल सकता तो एक बात और समझ में आ गई कि ये स्ट्रक्चर कैसा होगा दिखने में? लीनियर होगा। कारण कारण इसका छोटा सा है क्योंकि नो लोएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों लिख रहा हूं? हम एलसीएम लिखे तो भी तो तुम समझ ही जाओगे ना। समझ जाओगे कि नहीं समझ पाओगे? लो बाबा, अब ऐसा हो सकता है मैं कुछ लिखने की कोशिश करूं और एक बार में सब सही लिखा जाए, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे? लीनियर स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसका रीजन क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे एलसीएम नहीं है। चलो इतनी बात हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, ट्राई करना जरा कैसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर, कोशिश करो जरा। अब इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, इतना आना चाहिए अपने से। कोशिश करना जरा कैसा बनेगा ये H2S2O7। ऑक्सी बॉन्ड लगाओगे, फटाफट बनाओ, फटाफट, आसान चीज है। हाँ जी, क्या करेंगे यहाँ पे? ट्राई करा क्या? अगर ट्राई करोगे तो हमारे वही 3 स्टेप। सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम कहते हैं सल्फर को अरेंज कर दो ऑक्सी बॉन्ड में। यहाँ पे ऑक्सी बनने वाला है ना, SOS। कोई दिक्कत? सेव आवर सोल्स, SOS। ठीक है जी, दिस ट्रिक विल सेव आवर सोल दिस टाइम। तो 2 सल्फर को सेट कर दिया, एक ऑक्सीजन को सेट कर दिया। हाइड्रोजन को सेट करने के लिए हम OH OH के पेयर लगा देते हैं। तो एक OH यहाँ जुड़ गया और जी एक OH आपका यहाँ जुड़ गया। H2 भी सेट हो गया क्या? तो भाई 3 ऑक्सीजन की व्यवस्था हो गई है, 2 हाइड्रोजन की व्यवस्था हो गई है, 2 सल्फर की व्यवस्था हो गई है। कितनी ऑक्सीजन बच गई है? 3 ऑक्सीजन अगर तुमने सेट कर दी तो तुम्हारी कितनी ऑक्सीजन बच गई? 4। और 4 ऑक्सीजन सेट करना तो बहुत आसान काम है। क्या करना है? ये लो, ये लो। इसमें तो कुछ था ही नहीं। H2S2O7 known as yum, known as yum। सही है? तो भाई अगर ये ट्रिक तुम्हें समझ में आ गई, अगर ये तुम्हारे दिमाग में बैठ गई, तो मुझे एक बात बताओ, जेई का एग्जाम फोड़ आओगे या फूट जाओगे? सर हम क्या करके आएंगे इसकी बार? फोड़ आएंगे, ठीक बात है? ओके जी, अगर ये समझ में आया तो आई गेस नाउ वी आर रेडी कि हम एक एक करके क्वेश्चंस उठाएं और हर एग्जाम्पल में ट्राई करके देखें कि कैसा क्वेश्चन क्या आएगा, मतलब कैसे का स्ट्रक्चर कैसा होगा। बेटा आपसे एग्जामिनर ना क्या करता है, बहुत अच्छे टाइप के एक सवाल ऐसे भी पूछ लेता है। आपको कह देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरोक्सी एसिड, 4 ऑप्शन दे देगा, आपको पहचानना होगा। तो स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना, बस पहचानना है। तो फिर बच्चा क्या करता है? कंफ्यूज होता रहता है, लुईस स्ट्रक्चर बनाने में लगा रहता है, वो इलेक्ट्रॉन की फिल करके ऑक्टेट बढ़ाना घटाना करता रहता है। अब आपके लिए करना क्या है? बहुत ही ज्यादा आसान, आपको कुछ नहीं करना। कैलकुलेट ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को चेक करना है। अगर पेरोक्सी है तो पेरोक्सी पता चल जाएगा, ऑक्सी है तो ऑक्सी पता चल जाएगा, दोनों नाव के एलिमेंट एलिमेंट है तो वो भी पता चल जाएगा। अगर आपसे कोई पूछे कितने पेरोक्सी बॉन्ड्स हैं तो आप वो भी चेक इजीली कर सकते हो। हमारे पास फॉर्मूला है, कैलकुलेटेड और मैक्सिमम का डिफरेंस दैट इज पॉजिटिव डिफरेंस डिवाइडेड बाय 1 और 2। 1 कब यूज करेंगे? जब सेंट्रल एटम 2 या 2 से ज्यादा होगा। 2 कब यूज करेंगे? जब सेंट्रल एटम 1 होगा। बोलो सही बात है? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर यहां तक कंफ्यूजन नहीं है तो चलिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं, H2SO4। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सर ये तो हमें बचपन से आता था। सल्फ्यूरिक एसिड तो बन गया आपका आसानी से, ठीक है। अच्छा जी, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। आगे बात करते हैं थायोसल्फ्यूरिक एसिड। बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या चीज है? थायो। जब भी किसी चीज में थायो ग्रुप जुड़ जाता है, थायो का मतलब होता है एस आ जाता है।
थायो का मतलब क्या होता है, एस आ जाता है। मतलब आपकी ऑक्सीजन को एक कौन रिप्लेस कर देगा, एस, और वो आपको फॉर्मूले में भी दिख रहा है। देखो ध्यान से, आपका जो H2SO4 नाम का एक फॉर्मूला हुआ करता था, इसमें से मैंने एक ऑक्सीजन को भगा दिया और एक सल्फर को घुसा दिया, तो फॉर्मूला क्या बन गया, H2S2O3। सही बात है, यही तो मेरा फॉर्मूला है। अब मुझे एक बात बताओ, सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर सबको याद है ना, ये डबल बॉन्ड हो, ये डबल बॉन्ड हो, ये OH और ये OH। अब सर आपकी इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि आप ऑक्सीजन हटाने वाले हो और सल्फर जोड़ने वाले हो, पर मेरा कंफ्यूजन अभी भी कायम है कि कौन सा ऑक्सीजन हटाएंगे आखिर और कहाँ सल्फर जोड़ेंगे अपन आज लास्ट में। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन दो जगहों को छेड़ने की पोजीशन में हूं क्या मैं इन दोनों जगहों को छेड़ सकता हूं क्या? बेटा इन दोनों जगहों को मैं नहीं छेड़ सकता हूं, कारण ये तो मेरा बेसिसिटी बता रहे हैं ना मुझे एसिड का। याद करो हमने फास्फोरिक एसिड पे डिस्कस किया था कि जितने HO से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं या जितने H ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, वो हमें क्या बताते हैं, उसकी बेसिसिटी। और यहां से पता चलता है कि इस एसिड की बेसिसिटी कितनी है, 2, जो कि बात बिल्कुल सही है। तो आप OH वालों को, H को तो बेसिसिटी में यूज करते हो, तो यहां आप O को रिप्लेस नहीं कर पाओगे। जबकि ये जो O है डबल बॉन्ड वाली, रिप्लेस कौन होंगी, इनमें से कोई एक रिप्लेस होगी, और आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आपका फॉर्मूला बन जाएगा OH और OH तो एज इट इज जुड़े रहेंगे, किसी एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन की जगह क्या जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड S, और आपका क्या कहलाएगा वो, थायोसल्फ्यूरिक। क्या कहलाएगा वो, थायोसल्फ्यूरिक। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने यहां से किसी एक O को रिप्लेस किया तो उसकी वजह से बेसिसिटी पे अंतर पड़ जाएगा, क्योंकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ऑक्सीजन से कैसी होती है, कम। अगर सपोज करो यहाँ S आ भी गया, तो फिर इस एसिड की बेसिसिटी कितनी कहलाएगी, 1 कहलाएगी। जबकि बेसिसिटी कितनी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, 2। थायोसल्फ्यूरिक एसिड में भी बेसिसिटी होनी चाहिए, 2। ठीक है, चलिए, तो थायोसल्फ्यूरिक एसिड में कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगर थायोसल्फ्यूरिक एसिड समझ में आता है, तो अब है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बनता कैसे है। तो मैंने आप लोगों से पहले भी डिस्कस किया था, हम रिकॉल करते हैं। पायरो का मतलब क्या होता है, जो आपका एक एसिड है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मोल लेंगे और उसमें से क्या निकाल देंगे, पानी निकाल देंगे। अपने को क्या करना है, अपने को तो बस पानी निकालना है। तो हमारे पास 2 H2SO4 होते हैं अगर, तो मैं क्या करूंगा, इनको कंबाइन करूंगा, मेरे पास बना H4S2O8, और इसमें से मैंने क्या कर दिया, H2O को निकाल दिया। तो जो फॉर्म मेरे पास बनती है उस फॉर्म को मैं क्या कहता हूं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, H2S2O7। बेटा ध्यान से देखो, H2S2O7 तो हम अभी अभी पढ़ के भी आए हैं ना, इसको हम कॉमर्शियली क्या कहते हैं, ओलियम। और ओलियम का स्ट्रक्चर तो हमने अभी अभी ड्रॉ किया था। कैसे किया था, हमें पता चला था कि यहाँ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या आ रही थी, बराबर। और अगर बराबर आ रही थी तो यहाँ कैसा बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा था, ऑक्सी बॉन्ड। और स्ट्रक्चर बनाना तो हम सीख चुके हैं, कोई मुश्किल काम हमारे लिए है नहीं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो देखो यहाँ पे एक बार, कोई प्रॉब्लम। चलो जी, अगर ये भी समझ में आता है तो आगे बात करते हैं सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस एसिड में क्या हो रहा है, आप याद करो, एक एसिड से अस एसिड और हाइपो अस एसिड कैसे बनाते थे। हम बोलते थे जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक एसिड होगा, जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उससे एक कम वाला अस कहलाएगा। तो H2SO4 से एक ऑक्सीजन कम कर दिया, अस बन गया। ठीक है, एक और ऑक्सीजन कम कर दूंगा, हाइपो अस बन जाएगा। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल में से पानी निकाल दूंगा, पायरो बन जाएगा। डायरेक्ट में से पानी निकाल दूंगा, मेटा बन जाएगा। राइट, अच्छा। H2SO3, अब H2SO3 का स्ट्रक्चर क्या होगा, कुछ नहीं करना, एक डबल बॉन्ड कम हो गया क्योंकि हाइड्रोजन तो 2 हैं, तो OH के 2 पेयर तो कोई रोक ही नहीं सकता। तीसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में लग जाएगा, वो ऊपर वाला हट जाएगा, जब ही तो H2SO4 से H2SO3 क्या मतलब। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बोला मेरे एक एसिड में से यदि तुम एक ऑक्सीजन हटा दोगे तो मुझे कैसा एसिड मिल जाएगा, अस एसिड। और अगर तुम अस एसिड में से एक और ऑक्सीजन हटा दोगे तो मुझे कैसा एसिड मिल जाएगा, हाइपो अस एसिड मिल जाएगा। राइट, ठीक है, ओके, आगे बात करते हैं थायोसल्फ्यूरस एसिड। अब ध्यान से देखो, फिर से थायोसल्फ्यूरिक समझ आया था ना, हम OH तो छेड़ते नहीं है, जो डबल बॉन्डेड हुआ है उसको S से रिप्लेस कर देते हैं। तो वही हमने किया है, थायोसल्फ्यूरस एसिड में क्या किया हमने,
हमने कहा H2SO3 था हमारे पास, इसमें से एक ऑक्सीजन जाएगा और एक सल्फर आएगा, क्या बनेगा H2S2O2। क्या हो जाएगा, जो डबल बॉन्डेड है वो किससे रिप्लेस हो गया, S से, क्योंकि इनके साथ तो आप खिलवाड़ नहीं कर सकते ना 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 ना। H2S2O2 आ गया। क्लियर है, बोलो आसान है, ठीक है साहब। अच्छा जी, ये भी समझ में आ गया। परॉक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ये तो भैया डिस्कस करा हुआ है, कैरोज एसिड। यहाँ कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से क्या आ रही थी, ज्यादा। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है तो परॉक्सी बॉन्ड बन जाएगा। पढ़ा था हमने, डिस्कस किया था हमने, सही बात है। चलो जी, डिस्कस किया था अगर, तो अगला देख लो, परॉक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, मार्शल्स एसिड, ये भी डिस्कस किया था। यदि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ रही है तो परॉक्सी बॉन्ड बनेगा। फॉर्मूले से पता चला था एक परॉक्सी बॉन्ड बनेगा और एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है तो MOOM टाइप का लिंकेज होगा, स्ट्रक्चर बन गया हमारे पास में। सही बात है, पक्का। अच्छा जी, अगर ये समझ में आया तो अब आगे बात करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करेंगे। एक एग्जांपल और देखना जरा, मैंने क्या बोला, मैंने बोला लेट्स से K3CrO8, K3CrO8, या फिर इसको आयनिक कंपाउंड होता है ये कैसे टूटता है, 3K+ और साथ में क्या होते हैं CrO8 3-। मैं इसकी बात करना चाह रहा हूं। तुम सपोज करो मैंने तुम्हें दिया CrO8 3-, ठीक है, मेरे को इसका स्ट्रक्चर बता दो। अब अजीबोगरीब आ गया, अजीबोगरीब आ गया तो क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे क्रोमियम की बात करनी है। डी ब्लॉक में जब पढ़ेंगे ना, जब अच्छे से भी बात करेंगे, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3D5 4s1, ठीक है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। मैंगनीज होता है 3D5 4s2, क्रोमियम होता है 3D5 4s1। मतलब मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी हो सकती है, +6, ठीक है जी। क्रोमियम जो होता है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। अब यहां निकालते हैं कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर हम कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहते हैं, क्रोमियम को x मान लेते हैं, ऑक्सीजन 8 है, हर किसी पे -2, और ओवरऑल किसके बराबर आ गया, -3 के बराबर। x - 16 = -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 13 के बराबर। ध्यान से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई, 13। यहां से मैंने फंडा क्यों उठाया है, मैं आपको एक और बात समझाना चाह रहा हूं। अगर x की वैल्यू आ गई 13, तो बेटा आपको समझ में आ गया कि आपकी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा है। मतलब ये बात तो अब तक हमें अच्छे से क्लियर हो गई है कि परॉक्सी बॉन्ड है, ठीक। अगर परॉक्सी बॉन्ड की बात हमें अच्छे से क्लियर हो गई है तो अब हमें ये सोचना है कितने परॉक्सी बॉन्ड्स हैं। पर नंबर ऑफ परॉक्सी बॉन्ड जब निकालते थे तो हम तो एक फॉर्मूला यूज करते थे कि कैलकुलेटेड माइनस मैक्सिमम का डिफरेंस अपॉन में 1 या फिर 2। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम एक ही है तो हमारे फॉर्मूले में क्या डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा। पर सर यहाँ तो खरबूजा निकला, ये तो फ्रैक्शन आ जाएगी वैल्यू। क्या हमारे परॉक्सी बॉन्ड्स फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं? तो बेटा जब भी कोई ऐसी स्थिति आ रही हो ना जहां तुम्हारे बॉन्ड फ्रैक्शन में आने लग जाएं, उस टाइम पे कुछ नहीं करना, चुपचाप से, कुछ नहीं करना, चुपचाप से न्यूमरेटर में क्या जोड़ दो, एक 1। अगर फ्रैक्शन आ रहा हो तो न्यूमरेटर में क्या जोड़ दो, एक 1 जोड़ दो। सर बहुत जुगाड़ है तो बेटा, इसलिए केस ज्यादा आएगा नहीं, पर आएगा तो छोड़ के थोड़ी आना है। क्या कर देंगे हम, ऊपर 1 जोड़ देंगे। 13 में से 6 गए, कितने बचे, 7। 7 और +1 क्या हो गया, 8। 8/2 कितना हो गया, 4। यानी कि कितने परऑक्सी बॉन्ड्स, 4। कितने परऑक्सी बॉन्ड्स, 4। ध्यान से देखें अब स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है। ये एग्जाम में आया हुआ सवाल है इसलिए आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, और हमारी ट्रिक इस पे लगती है, ये बात अगर पता हो तो। ठीक है, कैसे लगाएंगे अब हम हमारी ट्रिक को, ध्यान से देखिएगा। हम लोग बात करते हैं, अगर 4 आया तो मैं क्या बोलूंगा कि क्रोमियम मेरा सेंट्रल एटम है, मुझे क्या लगाना है, O8 3-। बेटा मैं क्या करता हूँ, एक परऑक्सी बॉन्ड मैंने ये बना दिया, एक परऑक्सी बॉन्ड मैंने ये बना दिया, एक परऑक्सी बॉन्ड मैंने ये बना दिया, 3 परऑक्सी बॉन्ड लग गए। 3 - 3 4 सेटिस्फाई हो गया, क्रोमियम सेटिस्फाई हो गया, पर टोटल 6 ही ऑक्सीजन अभी तक लग पाए हैं। कितने और बचे हैं, 2 और बचे हैं। वो 2 कैसे लगेंगे, तो बेटा वो 2 आपके ऐसे लगेंगे, वो 2 आपके कैसे लग जाएंगे, एस से। तो बेटा ये आपके पास, और यहाँ पे आप K+K+ जोड़ दो, कहाँ जा माइनस।
ये आपका क्या बन गया, K3CrO8 बन गया। ऐसा बन गया K3CrO8। ठीक है, पक्की बात? कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? बोलो, है तो? है क्या कोई? पक्की बात? ठीक है जी। अगर ये समझ में आया तो एक एग्जांपल और ट्राई कर लेते हैं। CrO5, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड। फिर से क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? क्रोमियम, सर ये तो हम पी ब्लॉक पढ़ रहे थे, हम ये डी ब्लॉक में कब से घुस गए? ये तो आप आगे पढ़ाओगे ना बेटा, ट्रिक तो कॉमन ही है ना। बात परऑक्सी बॉन्ड पहचानने की और उस तरीके की चल रही है, तो मैंने सोचा सारी लपेट देते हैं एक साथ में। क्रोमियम क्या होता है? 3d5 4s1 होता है। अच्छा जी, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास है, तो हमें पता है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, हमेशा ही 6। ओके जी। यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो x और ऑक्सीजन पे क्या मानते हो, -2, कितने हैं 5, टोटल हो गया 0। x -10 की वैल्यू क्या हो गई 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। क्या कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ गई है? बिल्कुल आ गई है। अगर कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा आ गई है, तो यानी कि यहां भी कैसा बॉन्ड होने वाला है, परऑक्सी बॉन्ड। और अगर यहां होने वाला है परऑक्सी बॉन्ड, तो चेक करना पड़ेगा कितने परऑक्सी बॉन्ड। परऑक्सी बॉन्ड कितने होते हैं, 10 - 6 डिवाइडेड बाय 2। बोलो, क्या एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा क्या मुझे इस बात का? अगर मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं देना पड़ेगा तो वेरी गुड। कितने परऑक्सी लिंकेजेस हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे अब? तो देखो ध्यान से जरा, क्रोमियम जो होता है इस पे 2 परऑक्सी लिंकेज होने वाले हैं, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर पाया जाता है, बटरफ्लाई टाइप स्ट्रक्चर बोलते हैं। 2 परऑक्सिल लिंकेज और 5वां ऑक्सीजन आपका सिंपली डबल बॉन्ड बना के, क्योंकि बेटा सल्फर जब ऑक्टेट एक्सपैंड करने के लिए रेडी है, तो क्रोमियम तो एलिमेंट ही डी ब्लॉक का है, ये कहां से ऑक्टेट बना के रह जाएगा? इसका तो हक बनता है ग्राउंड स्टेट में डी सबशेल यूज करने का। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ओके, अच्छा, आगे बात करो, और एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको आज ही एक पढ़ाया था पिछले लेक्चर में ही, मतलब जब ग्रुप 6 का डिस्कशन था, S3O9। मैंने कहा था उस टाइम जुगाड़ से समझ लो, थोड़े टाइम में ट्रिक बता दूंगा, समझ आ जाएंगी चीज। S3O9 बताते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, मैक्सिमम स्टेट तो 6 है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेशन वाली निकाल देते हैं। सल्फर को अगर x मानूंगा तो ये 3x बन जाएगा, ऑक्सीजन के 9 है और हर किसी को -2 ही मानते हैं हम, तो ये 0 हो गया। 3x - 18 = 0 हो गया, तो x की वैल्यू 18/3 हो गई, मतलब आंसर कितना आ गया 6। बेटा जी, क्या मैं बोलूं यहाँ पे कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो मेरी थी वो किसके बराबर आ गई है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ गई। क्या मेरी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर आ गई है क्या? अच्छा, अगर कैलकुलेटेड स्टेट मैक्सिमम स्टेट के बराबर आ गई है, तो फिर अब मुझे क्या करना होगा? तो बेटा मुझे ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सी बॉन्ड होगा। कैसा होगा? ऑक्सी बॉन्ड होगा। और वो भी कैसा होगा, SOS, क्योंकि एक से ज्यादा सेंट्रल एटम है। पर लीनियर होगा कि साइक्लिक होगा? तो बेटा यहां देखो, आपका एलसीएम आ रहा है 3। अगर एलसीएम निकल रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट मींस आपका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, साइक्लिक। अगर कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आपका स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है, साइक्लिक। तो आपको क्या समझ में आया? आपको समझ में आया एसओएस बॉन्ड भी मौजूद है और साइक्लिक भी स्ट्रक्चर होने वाला है। मतलब हम तो क्या करने वाले हैं, हम तो ये करने वाले हैं कि 3 सल्फर हो गए और 3 ऑक्सीजन को बीच में हमने सेट कर दिया समहाउ, तो ये एसओएस बॉन्ड्स बना दिए। और जो बचे हुए ऑक्सीजन होंगे वो तो हम सबको ही पता है कैसे सेट हो जाएंगे, डबल बॉन्डों से। तो बताओ रटना पड़ेगा क्या कि ये साइक्लिक ट्राइमर है, या फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा हमारी ट्रिक से कि ये साइक्लिक ट्राइमर है? आया ना? समझ में आ जाएगा ना, साइक्लिक ट्राइमर है। दैट्स हाउ आपका S3O9 बन गया। आप और स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कर सकते हो, आप P4O10 बना के देख लेना। बट P4O6 मुझे डिस्कस करना है, ये आप ट्राई करना घर पे, ठीक है, होमवर्क है ये। हम बात करते हैं एक स्ट्रक्चर और जो मुझे डिस्कस करना था, जिसका मैंने जिक्र उठाया था, P4O6। ये आखिरी है मेरा आज का। इसके बाद में आप जो मर्जी है सल्फर का कोई भी कंपाउंड उठाओ, स्ट्रक्चर बना के देखो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पक्की बात? अच्छा, P4O6। बेटा अगर P4O6 मैं बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, फास्फोरस की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है,
5 NH2NP3, राइट। अच्छा, यहाँ पे कैलकुलेटेड कितनी आ रही है? अगर एक पे मैं x मानूं तो 4x हो गया, 6 ऑक्सीजन है, हर किसी पे कितना हो गया? -2, राइट। 4x -12 इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3। सही है क्या? अगर x की वैल्यू 3 आ गई मतलब फास्फोरस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? 3। अच्छा, मैक्सिमम कितनी होती है? 5। क्या ये वो केस है क्या जब मैं बोलता हूँ कि मेरी कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आती है? कम। और जब ऐसा होता था तो हमने तो ये समझा है कि इस टाइम पे कैसा बॉन्ड पाया जाता है? एलिमेंट एलिमेंट। और बेटा सिर्फ ये एकमात्र ऐसा एग्जाम्पल है जहां पे ये चीज होल्ड ट्रू नहीं करती। आप और एग्जाम्पल प्रैक्टिस कीजिएगा, मैं आपको डीपीपी में और एग्जाम्पल दूंगा जहां पे आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज बन जाता, पर इस वाले केस में वो नहीं बन पाता। क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि बेटा P4O6 तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं, हमने तो डिस्कस किया हुआ है। 4O6 का स्ट्रक्चर तो कैसा होता है? ऐसा होता है। यहाँ तो POP बॉन्ड्स होते हैं। तो सर POP बॉन्ड्स अगर बनाने थे तो फिर आपको तो वो कहना चाहिए था कि कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का केस है ये। बेटा बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए था। पर मैंने कहा ना, वो केमिस्ट्री ही क्या जिसमें कोई एक्सेप्शन ना हो, ये है वो एक्सेप्शनल। तो P4O6 पे बच के रहना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत? कर लोगे? चलिए, तो इसके साथ मैंने आपको ट्रिक समझा दी जिससे आप कोई भी ऑक्सी एसिड कोई भी स्ट्रक्चर बना सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, अगर आप कोई भी ऑक्सी एसिड कोई भी स्ट्रक्चर अगर इजीली बना सकते हो तो अब आगे बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल H2S2O5 ट्राई करोगे क्या? H2S2O5। अच्छा, H2S2O5 कैसे ट्राई करेंगे? ध्यान करो, हमने जब ऑक्सी एसिड्स का टॉपिक शुरू किया था तो हमने कुछ लिस्ट दिखाई थी आपको। ये बहुत सारे हैं जो आप बना सकते हो। H2S2O5 का स्ट्रक्चर ट्राई करके देखना है क्या? चलो, सुचवा मैं देता हूँ, ट्राई आप करना। सर सुचवा क्या होता है? तो बेटा सुचवा मैं देता हूँ, मतलब आइडिया मैं दिलवा देता हूँ, ट्राई तुम लोग घर पे करना। सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 है, मानते हो ये बात? कैलकुलेशन से कितनी आएगी? 2 + 2x - 10 इक्वल टू 0। अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, बहुत प्रैक्टिस हो गई है, राइट। तो 2x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 8 के बराबर। x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 4 के बराबर। क्या ये कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का केस है क्या? बिल्कुल है। अगर ये कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का केस है तो यानी कि यहां पे क्या पाई जाएगी? एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज। तो क्या होगा यहाँ पे? S सिंगल बॉन्ड S। बाकी 2H है तो 2 OH लग जाएंगे, और बचे हुए आपके क्या लग जाएंगे? बचे हुए आपके क्या लग जाएंगे? डबल बॉन्ड O लग जाएंगे। तो 2 O तो OH में काम आ गए, बचे हुए 3 ऑक्सीजन आपके कैसे लग जाएंगे? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड की फॉर्म में लग जाएंगे। आपका काम चल जाएगा, एक सल्फर पे रह जाएगा। ये जो मैंने बोला इसको ट्राई करके देखना, बना के नहीं दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, बस मैंने आपको इतना दिखा दिया है, इतनी बात समझा दी है कि यहाँ कैसा लिंकेज आएगा? SS लिंकेज। बोलो समझ आई बात? नहीं तो तुम कहते सर आपने इस कैटेगरी का तो एक भी एग्जाम्पल नहीं कराया, लगता है आपको आता ही नहीं था। तो मैंने प्रूव दिया है कि बेटा आता तो है, अब ये करना तुम्हें है। ठीक है जी, आगे बात करें, बढ़ जाए। बेटा अभी तक का लेक्चर समझ में आया क्या? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बातें कर दी है मैंने आपसे हंसी मजाक में ये सारी। ठीक है, आपने इतने सारे कंपाउंड के स्ट्रक्चर डिड्यूस कर लिए हैं, तुम जिंदगी में एक दिन में नहीं कर पाते अगर मैं तुम्हें डीपीपी दे देता तो। ठीक है, और अब तुम्हें इतने ही नहीं, ऐसे 100 कंपाउंड और दे दे तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, राइट। ठीक है, तो घर पे जब भी नोट्स रिवाइज करोगे, जब भी ये सेशन ध्यान से सुनोगे ना आप लोग, जब भी सुनते हो मेरी बातों को, इस चीज का एक नोट बना लेना जो हमने आज पूरी ट्रिक्स डिस्कस की है, और अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लेना, क्योंकि ये बहुत काम आएगी केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बात कर देते हैं। तो बेटा हमने कहा था कि आज का सीक्वेंस क्या होगा, हम सारे ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर समझेंगे, और उसके बाद हम एक पर्टिकुलर ऑक्सी एसिड है जिसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद हमारे ग्रुप 16 को हम क्या दे देंगे? श्रद्धांजलि दे देंगे, जयराम जी की दे देंगे। ठीक है, तो वो करने का समय आ रहा है। तो सल्फ्यूरिक एसिड हमारा एक ऑक्सी एसिड है जो हमें डिटेल में डिस्कस करना चाहिए। ठीक बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड ही क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं? क्योंकि बेटा सल्फ्यूरिक एसिड ना इंडस्ट्रियली बड़ा अच्छा केमिकल है। क्या है? इंडस्ट्रियली बड़ा अच्छा केमिकल है। आप देखो इसके तो कई नाम है। H2SO4 को कहा जाता है किंग ऑफ केमिकल्स। H2SO4 को हम क्या कह देते हैं? किंग ऑफ केमिकल्स कह देते हैं। ऑल्सो
H2SO4 को क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। H2SO4 को क्या कहा जाता है? ऑयल ऑफ विट्रियोल। ठीक है। ऑल्सो बेटा किसी भी नेशन की स्ट्रेंथ, इकोनॉमी अगर आपको जज करनी है तो H2SO4 इज वन ऑफ द पैरामीटर टू चेक कि हाउ मच दैट नेशन इज प्रोड्यूसिंग, हाउ दैट नेशन इज ग्रोइंग। H2SO4 इज दैट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इसलिए इस ऑक्सी एसिड को पढ़ना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल केमिकल यूज वर्ल्ड वाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए शुरू करते हैं इसकी बातचीत। हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे इसको, ध्यान से देखें। H2SO4 बनाने के तरीके हो सकते हैं कई, पर बेटा हमारे लिए तो एक ही तरीका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से जो आपको H2SO4 मिलेगा वो 96 से 98% शुद्ध होगा। यहां से जो आपको H2SO4 मिलेगा वो 96 से 98% कैसा होगा? प्योर होगा। अच्छा, फिर तो बेटा ध्यान से सुनो, कुछ स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। ठीक है, आप लेके चलोगे रॉ मटेरियल की बिगिनिंग से, आप लेके चलोगे सल्फर से, और आप इसको पहुंचाओगे कहां? H2SO4 तक। ठीक है, करते हैं इसको डिस्कस। बट पानी पी लूं क्या थोड़ा सा? चलो मैं पानी पी लेता हूं, एक बार आप ये पॉइंट्स को पढ़ना जरा। ओके जी, स्टार्ट करें। कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में बेटा सबसे पहले आप क्या करते हो? या तो सल्फर को जलाते हो या किसी सल्फाइड और को जलाते हो एयर में, और क्या जनरेट करते हो? SO2। जो लिखा हुआ है वो मैं साइड में करके बताता हूँ तुम। पहले स्टेप में मैंने कहा कि सल्फर को एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं और क्या बनाते हैं? SO। सही है जी। अच्छा, सल्फर को एयर की प्रेजेंस में जलाते हैं और SO2 बनाते हैं। अब हमने क्या किया? अब हमने कहा कि ये जो SO2 बना इसको आप किस में कन्वर्ट करते हो? SO3 में, बाय द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट V2O5। तो बेटा ये तो हमने SO3 के टाइम भी पढ़ ली थी बातचीत प्रिपरेशन में। ये जो SO2 आपका बना है इसका आप क्या करने वाले हो? इसका आप कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करने वाले हो। इसका आप क्या करने वाले हो? कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन करने वाले हो, और इसे किस में कन्वर्ट करने वाले हो? SO3। सही बात है। अच्छा, अब ये जो SO3 बना बेटा याद करो इसका एसिडिक नेचर, जब मैं आपको पढ़ा रहा था, जब हमने लास्ट सेशन में SO3 के एसिडिक नेचर की बात की थी, हमने बोला था कि ये आपका एसिड के साथ में रिएक्ट करता है, और एसिड के साथ में रिएक्ट करके, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देता है? ओलियम, H2S2O7। तो वही है एब्जॉर्प्शन ऑफ SO2 इन H2SO4 टू गिव ओलियम, बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ SO3 in H2SO4 it gives oleum H2O7। पर सर बनाना तो हमें सल्फ्यूरिक एसिड था, आप तो ओलियम बना के बैठ गए और आपने यूज कर लिया बल्कि उसकी जगहों पे सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या किया आपने? तो बेटा बात है, ये जो ओलियम आपका बनता है H2S2O7, इसका मैं क्या करता हूं? डाइल्यूशन करता हूं, या डाइल्यूटेड ओलियम लेता हूं, और इसको मैं किस में कन्वर्ट करता हूं? इसको मैं कन्वर्ट करता हूं सल्फ्यूरिक एसिड में। ये जो डाइल्यूशन के बाद मिलता है ये 96 टू 98% प्योर मिल जाता है। ठीक है जी। अच्छा, ओके, कॉन्टैक्ट प्रोसेस ये है। सबसे पहले आप क्या करते हो? सल्फर लाते हो, कोई सोर्स लाते हो जिससे SO2 बनाया जा सके। या तो सल्फर को डायरेक्ट बर्न कर दो, या आपको याद है मैंने रोस्टिंग वाली रिएक्शन बताई थी आपको, डीपीपी में भी क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा अगर आप लोग डीपीपी सिंसियरली करके आते हो, FeS2+O2 वाला सवाल, जिससे क्या बनता है? SO2। SO2 का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन V2O5 की प्रेजेंस में, मैंने आपको पिछली बार बताया था कि आप प्लैटिनाइज कैटलिस्ट एस्बेस्टस की फॉर्म में भी यूज कर सकते हो, बट वो पुराना मेथड होता था। हम चीप और एफिशिएंट मेथड यूज करते हैं, वैनेडियम पेंटॉक्साइड, और उसे किस में कन्वर्ट करते हैं? SO3 में। फिर इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ में हेल्प कराते हो थोड़े से ड्रॉप्स डाल के, और ओलियम बनता है जिसके डाइल्यूशन से आपको क्या मिल जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके दौरान कुछ तामझाम करने पड़ते हैं, थोड़ा प्योरिफिकेशन करना पड़ता है, आओ उस पर बात करें। तो जो SO2 आपका बनता है ना फर्स्ट स्टेप में, चाहे रोस्टिंग से बने चाहे सल्फर प्लस ऑक्सीजन से बने, उसको आप क्या करते हो? प्योरीफाई करते हो सबसे पहले।
इसके प्योरीफाई में ही काफी समय चला जाता है। कैसे प्योरीफाई करते हो, इसमें जो डस्ट है वो हटाते हो, इसमें कुछ आर्सेनिक की इंप्योरिटीज होती हैं और इंप्योरिटीज जो होती हैं वो हटाते हो, कुछ और H2SO3 वगैरह किसी के ट्रेसेस होते हैं तो वो हटाते हो। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि H+O2 से SO2 सिर्फ लिखने में तो आ गया है, पर वो जो SO2 बना है इंडस्ट्रियल लेवल पे आप क्या करोगे, उसको प्योरीफाई करोगे। प्योरीफाई करने के बाद जो बना, अब आपका H2SO4 बनेगा। कैसे, SO2 से कैटालिटिक ऑक्सीडेशन से SO3। बेटा ये जो स्टेप है ना, ये की स्टेप है मेरा इस रिएक्शन का। ये क्या है, मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि बेटा इस दौरान एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। तो क्वेश्चन हेबर्स प्रोसेस में याद करो, मैं आपसे N2 + 3H2 गिव्स 2NH3 में डेल्टा एच देता था और मैंने ली चार्टलियर यूज करा के पूछा था कि बताओ इस रिएक्शन की यील्ड कैसे बढ़ाऊं। तो वही काम यहाँ है, अगर H2SO4 की यील्ड बढ़ानी है तो दिस रिएक्शन इज द डिसाइडिंग स्टेप। कैसे? डेल्टा एच नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब लो टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड रिएक्टेंट साइड में स्टोइक्योमेट्री के 3 मोल हैं, जबकि प्रोडक्ट साइड में स्टोइक्योमेट्री के सिर्फ 2 मोल हैं। अगर प्रोडक्ट साइड में स्टोइक्योमेट्री के 2 मोल हैं तो मैं बोलूं लेफ्ट टू राइट जाने पे मोल्स कम हो रहे हैं। जब मोल्स कम होते हैं तो आप बोलते हो ली चार्टियर के हिसाब से, 11वीं में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा करते थे कि मोल्स कम हो रहे हैं मतलब वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है। जिनको नहीं याद आ रहा प्लीज जाके ली चार्टियर फटाफट से रिवाइज करके आ जाए। वॉल्यूम कम हो रहा है और प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि मैं बोलूं कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इज माय फेवरेबल कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड हियर। मैंने लो टेम्परेचर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है? नहीं बेटा, टेम्परेचर हमारा लो बोलने में आ रहा है, ये तो यूज 700-800 केल्विन करते हैं जो हमें ज्यादा लगता है बट इनके लिए कम है इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर आर द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड एंड दैट्स व्हाई दिस इज द इंपॉर्टेंट स्टेप, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब जो SO3 बनता है उसको आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में ऑब्जॉर्व करा के क्या कर लेते हो, ओलियम बना लेते हो। बेटा जी आपके 2 स्टेप्स जो है ना वो बड़े साथ साथ किए जाते हैं लास्ट में, कि एक तो ओलियम बनेगा, हैंड टू हैंड उसका डाइल्यूशन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, ओलियम बनेगा, हैंड टू हैंड डाइल्यूशन होकर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा। ये दोनों स्टेप्स हमेशा साथ किए जाते हैं क्योंकि एक तो आपका कॉस्ट बचता है, इलेक्ट्रिसिटी बचती है और पावर कंजम्पशन बचता है। तो कॉस्टिंग रिड्यूस करने के लिए दोनों स्टेप बैक टू बैक फटाफट होते रहते हैं। ठीक है, तो डाइल्यूशन हो जाएगा, H2SO4 मिल जाएगा, आपके पास ये 2 स्टेप्स एक साथ हो गए। कॉन्टैक्ट प्रोसेस समझ में आया? सल्फर से एयर की रिएक्शन से SO2 बना, SO2 में से इंप्योरिटीज निकली। कैसी इंप्योरिटीज निकली? डस्ट निकला, आर्सेनिक की इंप्योरिटीज निकली और इंप्योरिटीज निकली। SO2 का कैटालिटिक ऑक्सीडेशन हुआ, SO3 बना। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था क्योंकि डेल्टा H नॉट नेगेटिव है तो लो टेम्परेचर हाई प्रेशर आर द कंडीशन टू मैक्सिमाइज द यील्ड। जो SO3 मिला उसका हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाया और हमने क्या बनाया, ओलियम। और वो जो ओलियम आपका बनता है उसको आप क्या करते हो, डाइल्यूट करते हो, जिससे आपका H2SO4 मिलता है। वो क्या होता है, आपकी डिजायर्ड कॉन्सेंट्रेशन। और ये जो ओलियम का बनना और उसका डाइल्यूशन होना है, ये दोनों स्टेप हमेशा साथ किए जाते हैं सो दैट आपकी एनर्जी और कॉस्ट कंजम्पशन बचता है। क्लियर है जी? अच्छा, और जो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से मिलता है H2SO4 वो इतना % प्योर है तो हम यही प्रिपरेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। अब सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, स्ट्रक्चर तो आपको पता ही है। सल्फ्यूरिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है, कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है। ये जब पानी में घुलता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। ठीक है, पानी में जब घुलता है तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करता है। बेटा जितनी भी केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है वो इन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है। इसकी वॉलेटिलिटी लो है, ध्यान से देखिए, वॉलेटिलिटी लो का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा वेपर्स नहीं बना पाता है। रीजन क्या है बेटा, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है यहाँ पे। OH OH ग्रुप्स लगे हुए हैं ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं वो, तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, लिक्विड स्टेट में रहना पसंद करता है, वेपर ज्यादा नहीं बनाता। एसिडिक कैरेक्टर तो स्ट्रॉन्ग है यार, किंग ऑफ केमिकल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 2H+ इसकी बेसिसिटी है। एफिनिटी टुवर्ड्स वाटर, एक्वस मीडियम में जाके बहुत खुश रहता है, आयनिक होके रह जाता है, तो स्ट्रॉन्ग एफिनिटी है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखें कैसे पानी के अंदर आयनाइज होता है। तो बेटा इसमें क्या है, 2H+ है तो एक एक करके देते हैं वो अपना H+। पहला H+ निकलेगा तो HSO4- बचेगा, हाइड्रोजन सल्फेट आयन। और जब उसमें से दूसरा H+ निकलेगा तो फिर आपका फाइनली क्या बचेगा, सल्फेट आयन। जी हाँ, आप अभी तक पढ़ते तो ये ऐसे थे कि H2SO4 जो होता है वो आपका कैसे निकल जाता है,
दो H प्लस दे देता है और सल्फेट आयन दे देता है, बट वो एक्चुअली ये जो रिएक्शन है ना, नेट रिएक्शन है जो इन दोनों को जोड़ के आती है। एक्चुअली स्टेप वाइज देखे तो एक एक निकलता है। तो इससे समझ में आता है कि हमारे सॉल्ट्स भी दो तरीके के बन सकते हैं। देखो, अगर मैं सोडियम आयन लाऊं बेस से, एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट बनता है ना, मैं सोडियम आयन लाया, अब देखो मैंने H2SO4 के आयन उसको रिएक्ट करवाना है, तो मैंने कहा या तो मैं उसे HSO4 माइनस के साथ रिएक्ट करवाऊंगा, या मैं उसको SO4 2 माइनस के साथ रिएक्ट करवाऊंगा। बेटा ये जो बनेगा मिलके Na2SO4, ये तो न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, पर ये जो बनेगा NaHSO4 ये एसिडिक सॉल्ट हो गया, क्योंकि इसमें अभी एक H प्लस मौजूद है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सल्फेट्स भी बनाता है और एसिडिक सल्फेट्स भी बनाता है। का रीजन है ये। ऑल्दो जब पहला H प्लस निकलता है ना, तो उस दौरान Ka1 बहुत ज्यादा होता है। Ka1 क्या होता है? किसी भी एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैंने कहा था, हम जब केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, जब हम बताते हैं बच्चे को कि जितना Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतनी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, तो यहाँ Ka की वैल्यू बहुत ज्यादा है। हम तो जनरली 10 की पावर -5 -7 के ऑर्डर्स में पढ़ते हैं एसिटिक एसिड वगैरह के लिए, यहाँ तो 10 है, एक्सट्रीमली ज्यादा हो गई। तो हम बोल रहे हैं Ka1 जो पहला स्टेप है वो उसका Ka बहुत ज्यादा है, दूसरे स्टेप का Ka स्टिल कम है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं जितनी ज्यादा Ka1 की वैल्यू, इसका मतलब H2SO4 का मोस्टली डिसोसिएशन किसमें होता है? इसमें। सेकेंड स्टेप जो है डिसोसिएशन का वो उतना फीजिबल नहीं होता, फर्स्ट वाला बहुत ज्यादा फीजिबल। क्लियर है? चलो आगे देखो, जितनी ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू उतना ज्यादा एसिड हो जाता है, आपको पता ही है। ये बात मैंने आपको अभी भी बताई है, दो तरीके के सॉल्ट बनाता है, या तो नॉर्मल या फिर एसिडिक। ठीक है जी, मैंने बोला ये कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स को क्या कर देता है? डीकंपोज कर देता है। ये कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स को क्या कर देता है बेटा? डीकंपोज कर देता है इनटू CO2। कैसे? Na2CO3 जो है वो H2SO4 के साथ जाएगा, तो Na प्लस SO4 2 माइनस के साथ रिएक्ट करेगा और H2CO3 बनाएगा। आयनिक रिएक्शन होगा, देखो कैसे होगा। Na2CO3 जो है वो बनाएगा Na प्लस और CO3 2 माइनस, और H2SO4 जो है वो आपका लेट से बनाता है H प्लस और SO4 2 माइनस। तो ये दोनों कम क्लब हो जाएंगे, तो Na2SO4 बन गया। ये दोनों क्लब होके क्या बनाएंगे? H2CO3। और H2CO3 बेटा एक वीक एसिड होता है, वो हमेशा टूट के ज्यादा रहना पसंद करता है H2O और CO2 में, वो बन गए आपके। सिमिलरली अगर आप इसका बाइकार्बोनेट लेते हो तो उस केस में क्या होगा? Na प्लस और HCO3 माइनस है, ये H प्लस और SO4 2 माइनस है, तो Na प्लस जो है वो इस बार किससे रिएक्ट करेगा? इसके HSO4 माइनस से रिएक्ट करेगा, और इसका जो बचा हुआ H प्लस है वो HCO3 माइनस के साथ क्लब होकर H2CO3 बना देगा, तो फर्दर से किस में टूट जाएगा? H2O। ठीक है, आयनिक रिएक्शन है, कुछ हमने अलग से नहीं किया। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड की वॉलेटाइलिटी क्योंकि कम होती है खुद की, तो ये यूज किया जा सकता है ज्यादा वॉलेटाइल एसिड बनाने में। इसको आप सॉल्ट्स के साथ यूज करते हो ताकि ज्यादा वॉलेटाइल एसिड बना पाए। जैसे कि मैंने बोला MX नाम का एक सॉल्ट है, उसे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब मैंने रिएक्ट करवाया तो ये क्या करेगा? HX बना देगा और M2SO4 अलग निकल जाएगा, आयनिक रिएक्शन है ना। तो ये ज्यादा वॉलेटाइल बना देगा, HCl HF HNO3 उस तरीके के, जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप उतना नहीं होता है, तो हम बोलते हैं ज्यादा वॉलेटाइल बनाने के काम में आता है, पर उसके लिए हेल्प किसकी लगती है? सॉल्ट्स की। ठीक है, तो जैसे NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो Na2SO4 और HCl बना देगा, या NaHSO4 और HCl बना देगा। सिमिलरली KNO3 जब रिएक्ट करेगा तो KHSO4 और HNO3 बना देगा। कुछ नहीं कर रहे हैं हम, तो सिर्फ आयनिक रिएक्शन करने की कोशिश। ठीक, चलिए। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है, ये चीजों में से पानी निकालने के काम आता है, पर जब तक वो गैसेस इसके साथ रिएक्ट ही ना कर जाएं। ये हमने NH3 के टाइम भी बात करी थी कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं वहां बहुत सारे, पर NH3 बहुत सारों के साथ रिएक्ट कर लेता है। सिर्फ कैल्शियम ऑक्साइड हुआ करता था जिसके साथ रिएक्ट नहीं करता, बाकी P4O10 ले आओ और बाकी ले आओ, उनके साथ वो रिएक्ट कर जाता था। वही बात इसके है कि ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, पर टिल द टाइम ये उनके साथ रिएक्ट ना कर जाए, वो गैसेस उन पे रिएक्ट ना कर जाए। ठीक, तो ये बात ध्यान रखनी है हमें। बाकी हॉट कॉन्सेंट्रेटेड एसिड अगर आप लेते हो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बट हाँ मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग होता है। सही है, क्या करेगा? मेटल नॉन मेटल दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। कैसे कर देगा? खुद बेटा SO4 2 माइनस, देखो इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना जस्टिफाई है। कैसे? बेटा H2SO4 में सल्फेट आयन मौजूद है, सल्फेट आयन अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलरेडी लेके बैठा है,
तो ये और ज्यादा ऑक्सीडाइज तो हो नहीं सकता, ये खुद तो क्या होगा, रिड्यूस ही होगा। खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को हमेशा क्या करने की कोशिश करेगा, ऑक्सीडाइज। खुद रिड्यूस होगा तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। खुद ये रिड्यूस किस में हो जाता है, जनरली SO2। खुद किस में रिड्यूस हो जाता है, SO2 में हो जाता है। देखो यहाँ पे कॉपर था, मेटल लिया, मेटल नॉन मेटल सबके साथ में रिएक्ट कर सकता है, सबको ऑक्सीडाइज कर देगा ये। तो क्या होगा, मेटल लिया आपने, मेटल को जब इसके साथ में रिएक्ट करवाया तो मेटल का तो क्या होगा, 0 से +2 में ऑक्सीडेशन होगा, जबकि ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, SO2, H+ का वाटर बन गया। ठीक है, मेटल का ऑक्सीडेशन करा दिया और खुद का SO2 में रिडक्शन करा दिया, +6 से +4। सेम तरीके से यहाँ पे कार्बन 0 से +4 में चला गया, कार्बन का तो ऑक्सीडेशन करा दिया, पर खुद कहाँ चला गया, H2SO4 से SO2 में रिडक्शन करवा दिया। ठीक है जी, समझ आई बात। अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है बहुत सारी जगहों। क्वेश्चन देखते हैं इनमें से कौन सी केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर शो करती है H2SO4। अब बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद ट्राई करना है, म्यूट करो, मतलब पॉज करो वीडियो को, अटेम्प्ट करके देखो, फिर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है भाई, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब हमारे पास में। क्या है ये क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन डिपिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर ऑफ H2SO4। हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि इनमें से किस रिएक्शन में H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। मतलब बेटा H2SO4 खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस, और सामने वाले को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। और ये कैसा सवाल है, AIEEE में आया हुआ सवाल है। AIEEE बोले तो जिसको आप आज की डेट में JEE मेंस बोलते हो। तो इससे ये बात समझ में आती है कि ये कैसा सवाल है, एक सिंगल करेक्ट सवाल है, क्योंकि JEE मेंस तो सिंगल करेक्ट ही पूछता है, AIEEE सिंगल करेक्ट ही पूछता है। अच्छा जी, तो अब हमारे पास देखते हैं, हमारे पास H2SO4 है और HI का रिएक्शन है, यानी कि आयोडीन यहाँ किस स्टेट में है, -1, और यहाँ किस स्टेट में है, 0। H2SO4 खुद किस में जा रहा है, SO2 में, मतलब +6 से कहाँ जा रहा है, +4। बेटा क्या मैं ये बोलूं क्या कि यहाँ पे ही H2SO4 आयोडीन को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। अगर ऑक्सीडाइज कर रहा है तो यहीं पे H2SO4 कैसे एक्ट कर गया, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर गया। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर गया तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आपका आंसर तो आ ही गया है। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन भी ट्राई करके देखना घर पे, उनमें आपका आंसर नहीं बैठेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका A। ठीक, चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ SS बॉन्ड्स इन सल्फर ट्राइऑक्साइड ट्राइमर S3O9। बेटा ये तो हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था, ये हमने आज भी डिस्कस किया। हमने इसको इनफैक्ट हमारी ट्रिक से समझा था, और हमारी ट्रिक से हमने इसका स्ट्रक्चर जब बनाया था तो हमने देखा था कि SOS वाले बॉन्ड्स आते हैं और साथ में आप सारी जगहों पे क्या लगा देते हो, बाहर डबल बॉन्ड O लगा देते हो। क्या यहाँ पे कोई भी SS बॉन्ड नजर आ रहा है, कोई भी एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज है, नहीं है, तो यानी कि आंसर क्या होगा, 0। पर क्या आप पूरी स्ट्रक्चर बनाए बिना ये सवाल आंसर कर सकते हो क्या, कि आपको इतनी मेहनत ही ना करनी पड़े, आपको स्ट्रक्चर बनाना ही ना पड़े और आपका आंसर आ जाए, तो बेटा अपनी ट्रिक किस दिन काम आएगी, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। यहाँ सल्फर पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 3x - 18 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, +6। अगर मैंने x मानी सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैक्सिमम भी कितनी होती है, 6। यानी कि बेटा ये तो कैसा केस है, ये तो वो केस है जब कैलकुलेटेड ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या हो गई, बराबर। और अगर कैलकुलेटेड और मैक्सिमम बराबर होते हैं तो क्या कभी एलिमेंट एलिमेंट लिंकेज संभव होता है क्या, नहीं संभव होता। यहां तो कैसा लिंकेज संभव होता है, ऑक्सी बॉन्ड संभव होता है। तो दिस ट्रिक सेव्ड आवर सोल अगेन। SOS बॉन्ड होगा या SS बॉन्ड नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, 0। देखो स्ट्रक्चर आए ना आए, अगर ट्रिक पता है तो JEE का सवाल आपने सॉल्व कर दिया है। ठीक बात है, कर लेंगे, फोड़ देंगे कि फूट जाएंगे, फोड़ देंगे सर। आगे चलते हैं, तो बेटा अगला सवाल, आखिरी सवाल आज के से, हमने बोला कि आपके पास सल्फर के ऑक्साइड्स के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या ये सवाल देखा देखा सा लग रहा है क्या, क्या ये सवाल तुमने अपनी DPP में सॉल्व किया है क्या, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो देखते हैं। बेटा प्लेनर की स्पेलिंग होगी AR यहाँ पे। तो गैस फेज में SO2 मॉलिक्यूल इज V शेप्ड, यस हमने बात करी थी। SO2 का हाइब्रिडाइजेशन आया था sp2, मतलब ज्योमेट्री तो थी ट्राइगोनल प्लेनर, परंतु
ऊपर सल्फर पे लोन पेयर आ जाता था और बचे हुए दो जगह पे आपके बॉन्ड आ जाते थे, तो आपकी शेप कैसी हो जाती थी? वी शेप्ड। अच्छा, गैस फेज में SO3 मॉलिक्यूल इज प्लेनर, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यहां हाइब्रिडाइजेशन कितना हो जाता था? sp2, पर यहाँ पे शेप भी कैसी आती थी? ट्रायगोनल प्लेनर, क्योंकि तीनों जगह पे आपके S डबल बॉन्ड O आ जाते थे। इन गामा SO3 इट इज साइक्लिक ट्राइमर, यस दिस इज S3O9, और ये हमने पढ़ा है बकायदा कैसे बनता है। हमें डायरेक्ट भी बनाना आता है, हमें ट्रिक से भी बनाना आता है, राइट? तो यानी कि हमारे सारे के सारे स्टेटमेंट्स ही क्या है? करेक्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 एंड 3। बेटा इसके साथ में हमारी ऑक्सीजन फैमिली होती है ओवर। हमने ग्रुप 16 पूरा थरली कवर कर लिया है। हमने इसकी सारी प्रॉपर्टीज, सारे स्ट्रक्चर, सारी रिएक्शन डिस्कस कर ली है। इसकी डीपीपी आपको मिल जाएगी। अगले सेशन में हम शुरुआत करेंगे ग्रुप नंबर 17 की। तब तक के लिए गुड बाय।